Hi students, today in this video we are going to discuss the second volume of the ATS chapter for 12th standard. The name of chapter is Journey to the End of the Earth. In this chapter we have discussed earlier that the journey was started by the writer from Madras and the ship in which she boarded was Academic Sokolsky, which was Russian research vessel. She went to the coldest, driest, and windiest continent of the world, means Antarctica, after a long journey of 100 hours. When she reached the Antarctica continent, she had two kind of feelings. First one, the feeling of surprise and the feeling of relief. In this volume we have also discussed how Himalayan range was formed and what was the condition of India before 65 crore years. Now we are going to discuss the remaining portion of this chapter. For a sun-worshipping South Indian like myself, 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect. सूरज की पूजा करने वाले मेरी तरह एक साउथ इंडियन के लिए 2 वीक तक ऐसी जगह पे रहना जहाँ पे टोटल जो अर्थ की आइस है उसका 90% स्टोर हो, ये एक चिलिंग प्रोस्पेक्ट था. चिलिंग मीन्स होता है जो ठंड से कांप जाता हो. नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन. न केवल सर्कुलेटरी और मेटाबॉलिक सिस्टम से रिलेटेड था, परंतु ये इमेजिनेशन में भी एक चिलिंग प्रोस्पेक्ट था. तो एक ऐसी कल्पना करना जहाँ पे एक साउथ इंडियन के लिए, जहाँ पे सूरज अपनी चरम सीमा पे रहता है, जहाँ पे लोग सूरज की पूजा करते हैं, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, मीन्स such kind of people are unable to receive the things which are cold. Means the weather remains warmer throughout the year in this area, and this person has to live in such a condition where 90% total Earth's ice was stored. So it was quite difficult for her to imagine that she would have to live in such kind of circumstances. It's like walking into a giant ping pong ball devoid of any human markers. ये ऐसा दिखता था कि एक विशाल पिंग पोंग बॉल है जो कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस से रहित है. डिवॉइड मीन्स होता है विदाउट, रहित होना. तो एक भारी भरकम पिंग पोंग बॉल की तरह था ये कॉन्टिनेंट उसके लिए, जिसमें कोई ह्यूमन के एग्जिस्टेंस के निशान नहीं थे. नो ट्रीज, नहीं कोई पेड़ थे, नहीं बिलबोर्ड्स थे. बिलबोर्ड का मीनिंग होता है सूचना पट, बिल्डिंग्स, और नहीं वहाँ पे कोई बिल्डिंग्स थी. तो कंडीशन कैसी थी वहाँ पे, कैसा लग रहा था उनको? ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बड़ी पिंग पोंग बॉल में वो चल रहे थे, जिसमें नहीं तो कोई ह्यूमन बीइंग था, नहीं कोई पेड़ थे, नहीं कोई साइन बोर्ड्स थे, और नहीं कोई बिल्डिंग्स थे. पिंग पोंग बॉल का मीनिंग होता है टेबल टेनिस के लिए जो गेंद इस्तेमाल करते हैं उसके लिए ये पिंग पोंग वर्ड यूज़ करते हैं.
So the ball which is used for playing table tennis, that is known as ping pong. You lose all earthly sense of perspective and time here. यहाँ पृथ्वी के संदर्भ के समस्त विचार और समय तक गंवा देते हैं। तो यहाँ पे क्या लूज कर देते हैं? अर्थली सेंस, जो भौतिक जो सेंस होते हैं उन सबको, और जो विचार विमर्श होता है, पर्सपेक्टिव मीन्स होता है थॉट्स। तो अर्थली जो सेंस होता है पर्सपेक्टिव का, विचार विमर्श का और समय का, वो यहाँ पे खो जाता है। मीन्स यू जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द टाइम इज अकॉर्डिंग टू द सन, बिकॉज in this area the sun continuously shines for a longer time. The visual scale ranges from the microscopic to mighty midges and mites to blue whales and icebergs as big as countries. The largest recorded was the size of Belgium. जो विजुअल स्केल है, मीन्स जो देखने का जो पैमाना है, वो एक माइक्रोस्कोपिक से लेकर भारी भरकम जो स्ट्रक्चर होती है वहाँ तक है। माइक्रोस्कोपिक मीन्स होता है सूक्ष्म, टाइनी, वेरी स्मॉल, और माइटी मीन्स विशाल, वेरी ह्यूज। मिजिज एंड माइट्स टू ब्लू वेल्स, यहाँ मिजिज और माइट से लेकर ब्लू वेल तक के विजुअल स्केल्स दिखाई देते हैं। मिज मीन्स होता है मच्छर और माइट मीन्स होता है सूक्ष्म जीवाणु, ओके, खटमल भी बोल सकते हैं इसको। तो मच्छर से लेके, मच्छर जैसे और खटमल जैसे छोटे छोटे क्रीचर से लेकर यहाँ पे ब्लू व्हेल तक के जो जानवर हैं, जो मैमल्स है, वो दिखाई देते हैं, या जो क्रीचर्स है वो दिखाई देते हैं। एंड आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज, और जो आइसबर्ग्स हैं, आइसबर्ग का मीनिंग होता है हिमखंड, वो देश जितने बड़े होते हैं, जो टुकड़े होते हैं बर्फ़ के, वो किसी कंट्री के जितने बड़े बड़े हो सकते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा जो रिकॉर्ड किया गया जो आइसबर्ग है वो बेल्जियम की साइज़ का। तो बेल्जियम एक कंट्री है, तो कंट्री जितनी बड़ी साइज़ का, वहाँ पे क्या है, एक बर्फ़ का टुकड़ा है। तो इससे इमेंसिटी जो है उसको देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। डेज गो on and on and on in surreal 24 hours austral summer light and a ubiquitous silence. दिन जो है वो दक्षिण गर्मी के प्रकाश में असंगत दृश्य पैदा करता हुआ 24 घंटे चलता रहता है। तो 24 घंटे यहाँ पे क्या चलता है, ऑस्ट्रल जो समर लाइट है उसमें दिन चलता रहता है। मीन्स यहाँ पे रात जो है वो काफ़ी लंबे समय बाद में देखने को मिलती है। सरेल मीन्स होता है असंगत दृश्य, और ऑस्ट्रल मीन्स होता है दक्षिणी। यूबिक्विटस का मीनिंग होता है सर्वव्यापक, जो हर एक जगह पे हो, एवरी परसेंट, ओमनी परसेंट, सॉरी। इंटरप्टेड ओनली बाय द occasional avalanche और calving ice sheet consecrates the place. occasional कभी कभार, एवलांस का मीनिंग होता है हिमस्खलन, और कैल्विंग का मीनिंग होता है हिमनद की शिलाखंडों का टूटना। जो भारी भरकम जो हिमखंड होते हैं उनका टूट जाना, और कॉन्सिक्रेट का मीनिंग होता है पवित्र बनाना। तो यहाँ पे दिन जो है वो दक्षिणी गर्मी के प्रकाश में असंगत दृश्य पैदा करता हुआ 24 घंटे चलता रहता है, और चारों ओर की शांति, चारों ओर की जो शांति होती है, जो कभी कभी हिमस्खलन या बर्फ़ के शिलाखंडों के टूटने से भंग होती है, इस स्थान को पवित्र बनाती है। तो इस स्थान को पवित्र कौन सी चीज़ बनाती है? इस स्थान को जो यहाँ की शांति है, जो यूबिक्विटस साइलेंस है। यूबिक्विटस साइलेंस का मीनिंग क्या हो जाएगा? जो हर जगह पे फैली हुई चुप्पी या शांति है,
और ये भंग किससे होती है, ये इंटरप्ट होती है कभी कभी जो हिमस्खलन होता है उससे, या आइस की जो शीट है वो टूट जाती है उसकी वजह से, और ये इस प्लेस को पवित्र बनाती है। तो यहाँ की शांति इस पूरी जगह को कंसिक्रेट कर देती है। इट्स एन immersion that will force you to place yourself in the context of the earth's geological history. इमर्सन मीन्स होता है तल्लीनता, कंटेक्स्ट का मीनिंग होता है संदर्भ में, और जियोलॉजिकल मीन्स होता है वो विज्ञान जो भूमि के अंदर की चीज़ों के या स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करती है। यह एक ऐसी तल्लीनता है जो आपको भूवैज्ञानिक इतिहास के संदर्भ में रहने के लिए बाध्य करती है, फोर्स करती है। एंड फॉर ह्यूमंस द प्रोग्नोसिस इजंट गुड। प्रोग्नोसिस मीन्स होता है पूर्व अनुमान, और एक मानवों के लिए पहले का जो अनुमान होता है वो अच्छा नहीं होता है, पूर्वानुमान अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो लाइफ है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और यहाँ पे कुछ प्रोग्नोसिस नहीं कर सकते हैं, पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं कि वेदर कैसे रहने वाला है, और आगे जो चल रहे हैं वो लोग किस तरीके की डिफ़िकल्ट सिचुएशन में गिर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनी टाइम हिमस्खलन होता रहता है, आइसबर्ग टूटते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ह्यूमन इम्पैक्ट। मानव का इस पे इफ़ेक्ट क्या रहा है। इम्पैक्ट मीन्स होता है इफ़ेक्ट, प्रभाव। Human civilizations have been around for partly 12,000 years, barely a few seconds on the geological clock. मानव सभ्यता अब से 12,000 साल के लगभग उत्पन्न हुई थी, 12,000 साल पहले लगभग उत्पन्न हुई थी, जो भूवैज्ञानिक घड़ी के मुश्किल से कुछ सेकंड के बराबर है। सिविलाइजेशन मीन्स होता है सभ्यता, और पोल्ट्री मीन्स होता है नगण्य, जिसकी गिनती करना मुश्किल हो या जिसका काउंटिंग कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती हो। तो ह्यूमन जो सिविलाइजेशन है वो लगभग नगण्य से 12,000 वर्षों पुरानी है, जो कि जो जियोलॉजिकल क्लॉक है उस पर मुश्किल से कुछ सेकंड्स हैं। यदि समय इतना ज़्यादा बीत गया है, यहाँ पे बताया गया लगभग 650 करोड़ साल पहले की बातें हो रही है, जब यहाँ पे इस कॉन्टिनेंट के बारे में बातें हो रही थी। और यहाँ पे अगर 650 करोड़ सालों को हम कंपेयर करें 12,000 सालों से, जो कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस का टाइम रहा है, तो ये उसके सामने ये जो समय है 12,000 वर्ष, ये 650 करोड़ समय के सामने कुछ भी नहीं है। और जो अर्थ है वो तो उससे भी ज़्यादा पुरानी है, 650 करोड़ साल पहले से भी ज़्यादा पुरानी है। ये तो बातें तब की है जब गोंडवाना लैंड क्रिएट हुआ था। In that short time we have managed to create quite a ruckus, itching our dominance over nature with our villages, towns, cities, mega cities. रक्कस का मीनिंग होता है उथल पुथल करना। इचिंग का मीनिंग होता है निर्धारण करना। डोमिनेंस मीन्स होता है प्रबलता या प्रभाव, और मेगा सिटी मीन्स होता है महानगर। और इस छोटे से समय में हमने हमारे गांवों, कस्बों, शहरों, महानगरों के द्वारा थोड़ी उथल पुथल करते हुए प्रकृति पर एक अमिट छाप छोड़ दी है। The rapid increase of human populations has left us battling with other species for limited resources. और जो रैपिड इंक्रीज है ह्यूमन पॉपुलेशन में, जो मानव जनसंख्या है उसमें तेज़ी से होती हुई जो बढ़ोतरी है, उसने हमें लिमिटेड रिसोर्स के लिए दूसरी जो स्पीसीज़ है, दूसरे जो प्राणी है, उनके साथ में लड़ते हुए छोड़ दिया है। तो ये छोटा सा समय है, इसमें बहुत ज़्यादा रकस कर दिया हमने, बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा दी है इस नेचर पे। और किसके लिए? नेचर पे डोमिनेंस स्थापित करने के लिए। इसमें हमने विलेजेस स्थापित किए हैं, टाउन्स, सिटीज़ और मेगा सिटीज़ का निर्माण कर लिया है।
और पॉपुलेशन में तेज़ी गति से होने वाला जो इंक्रीज़ है उसकी वजह से हम दूसरी जो स्पीसीज़ है उनसे लड़ने लगे हैं लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए। एंड द unmitigated burning of fossil fuels has now created a blanket of carbon dioxide around the world। और अब जो अनमिटिगेटेड बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स हैं उन्होंने अपनी दुनिया के चारों ओर एक कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लैंकेट का निर्माण कर दिया है। फॉसिल फ्यूल का मीनिंग होता है जीवाश्म ईंधन, और अनमिटिगेटेड का मीनिंग जो कभी कम नहीं होता हो, विच इज़ स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, जो धीरे धीरे परंतु निश्चित रूप से जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर रही है, बढ़ा रही है। क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टाइम। क्लाइमेट चेंज जो है वो हमारे समय की सबसे ज़्यादा, या मान सकते हैं सबसे ज्वलंत विवाद का एक विषय है। तो हमारे समय का जो एनवायरनमेंट के बारे में सबसे ज़्यादा वाद विवाद का जो विषय है वह जलवायु परिवर्तन है। विल द वेस्ट अंटार्कटिका आइस शीट मेल्ट एंटायरली, क्या जो वेस्ट अंटार्कटिका की जो आइस शीट है वो पूर्ण रूप से पिघल जाएगी, एंटायरली कम्प्लीटली। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिसरप्टेड, क्या गल्फ स्ट्रीम ओशन की जो करंट है, जो धारा है, वो डिसरप्ट हो जाएगी, उसमें व्यवधान आ जाएगा। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट, क्या दुनिया का अंत वैसे ही होगा जैसा कि हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं कि दुनिया का अंत कैसे होता है, प्रलय के समय। और प्रलय का मीनिंग क्या होता है, जब पूरी धरती पे पानी छा जाता है। तो क्या ऐसा ही इस अर्थ के साथ में फिर से होने वाला है? ये सारे वो क्वेश्चंस होते हैं जो किसी थिंकर के माइंड में आसानी से आ जाते हैं। मे बी नॉट, शायद नहीं, आइदर वे अंटार्कटिका इज ए क्रूशल एलिमेंट इन दिस डिबेट। और जो अंटार्कटिका है इस डिबेट में एक क्रूशल एलिमेंट है, नॉट जस्ट बिकॉज इट्स द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, इसलिए नहीं कि दुनिया में ये एकमात्र जगह है, विच हैज़ नेवर सस्टेन्ड ह्यूमन पॉपुलेशन, जिसमें कभी भी ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रही है, एंड देयरफॉर रिमेंस रिलेटिवली प्रिस्टाइन इन दिस रेस्पेक्ट, और इस संदर्भ में ये रिलेटिवली ज़्यादा प्रिस्टाइन रही है। प्रिस्टाइन मीन्स होता है स्वच्छ या प्राचीन। But more importantly, because it holds in its ice cores 500,000 years old carbon records trapped in its layer of ice। परंतु इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि ये लगभग आधा मिलियन वर्ष crores 500,000 years old carbon records trapped into its layer of ice। पहले इसकी मीनिंग से देखते हैं। ट्रैप का मीनिंग होता है किसी चीज़ का किसी में समाहित रहना या गिरफ्त में रहना। प्रिस्टीन मीन्स होता ही है स्वच्छ या प्राचीन। परंतु इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अपनी बर्फ़ की गहराइयों में 5 लाख वर्ष पुराने कार्बन का रिकॉर्ड अपनी बर्फ़ की परतों में समेटे हुए हैं। तो लगभग 5 लाख साल पुरानी जो आइस रिकॉर्ड्स हैं कार्बन से रिलेटेड, वो इसके आइस के लेयर्स में दफन है या समेटे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर कार्बन की स्टडी करनी होती है किसी भी थिंग में, जो कार्बन एज निकालते हैं साइंस में, तो ये बेस्ट प्लेस माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो जैसी चीज़ें प्राचीन समय में थी वो वैसी की वैसी ही है, उसमें कोई क्षरण नहीं हुआ है, कोई कमी नहीं आई है।
इफ़ वी वॉन्ट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ्स पास्ट, अगर हम अर्थ के पास्ट की स्टडी करना चाहते हैं और एग्जामिन करना चाहते हैं प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर अगर इनकी स्टडी करना चाहते हैं या एग्जामिन करना चाहते हैं, अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो। तो अंटार्कटिका ही वो जगह है जहाँ पे हमें जाना चाहिए। तो यहाँ पे पास्ट के बारे में जो कार्बन स्टडी करते हैं वो आराम से कर सकते हैं। प्रेजेंट में देख सकते हैं कि किस लेवल से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, किस तरीके से एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं। साथ में हम फ्यूचर का एस्टिमेट भी कर सकते हैं कि किस तरीके से ये दुनिया आगे बढ़ रही है। Students on Ice, the program I was working with on I'll Sokeski aims to do exactly this by taking high school students to the ends of the world and providing them with the empowering educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet. प्रोवाइड मीन्स होता है किसी चीज़ को उपलब्ध करवाना, इंस्पायर मीन्स होता है प्रेरणा देना, अपॉर्चुनिटी अवसर, एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही, और फोस्टर का मीनिंग होता है प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स ऑन आइस। तो स्टूडेंट्स ऑन आइस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत में सोकल्स्की पर थी। सोकल्स्की क्या है? ये सोकल्स्की वही एकेडमिक सोकल्स्की नाम उस रशियन वेसल का है जिसमें ये बैठकर आए थे यहाँ पे अध्ययन करने के लिए। तो ये शिप का नाम है, जहाज़ का नाम है। इसका वास्तव में उद्देश्य था हाई स्कूल के विद्यार्थियों को पृथ्वी के छोर पर ले जाना और उन्हें प्रेरणादायक शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना जो उनमें हमारे ग्रह को समझने के लिए एक नई अंडरस्टैंडिंग उत्पन्न कर सकें। तो ये सोकल्स्की पे जाने का उसका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? वो स्टूडेंट्स को वहाँ ले जाने का उद्देश्य जो है उन स्टूडेंट्स को एम्पायरिंग एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना जो कि उनमें उत्पन्न करेगी। फर्स्ट का मीनिंग होता है उत्पन्न करना, उनमें अपने प्लेनेट के प्रति जो रेस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ और जो सम्मान है वो उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स जाएंगे वह अपनी नेचर को अच्छे से एग्जामिन करेंगे। वहाँ पे पता चलेगा कि पास्ट में किस तरीके की यहाँ पे कंडीशन थी, प्रेजेंट में किस तरीके से ये कंडीशन डेंजरस होती जा रही है, फ्यूचर में किस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर प्रैक्टिकल करते हैं बच्चे तो वो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इट्स बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, हेडेड बाय Canadian Geoff Green, who got tired of carting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way. अभी ये कार्यक्रम 6 वर्ष के लिए कनाडा के जॉफ ग्रीन की अध्यक्षता में चलाया जा रहा है, जो कि विशिष्ट व्यक्तियों को, जिनमें से सेवामुक्त व्यक्ति होते थे, रिटायर्ड व्यक्ति होते थे, या फिर अमीर लोग होते थे, या वो जिज्ञासु लोग को वहाँ पे लाया करते थे। और यहाँ पे ये लाते हुए थक चुके थे क्योंकि वे एक सीमित तरीके से ही पृथ्वी को वापस कुछ दे सकते हैं। तो यहाँ पे कैनेडियन जॉफ ग्रीन जो है वो सेलिब्रिटीज़ को यहाँ पे लाया करते थे, अमीर लोगों को यहाँ पे लाया करते थे जो क्यूरियोसिटी सीकर्स हुआ करते थे, परंतु ये लोग नेचर के बारे में इतना कुछ नहीं सोचा करते थे, इसलिए उन्होंने शायद इस काम को बंद कर दिया। विद स्टूडेंट्स ऑन आइस ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब, लर्न एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक्ट। स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम के द्वारा वो फ्यूचर जनरेशन को, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको लाइफ चेंजिंग जो एक्सपीरियंस है उस एज में देने की प्रयास करते हैं जब वो इन चीज़ों को समझने के लिए तैयार हैं, सीखने के लिए तैयार हैं और सबसे महत्वपूर्ण वो कार्य करने के लिए भी तैयार हैं।
एब्जॉर्ब का मीनिंग होता है ग्रहण करना। तो हिम पर विद्यार्थी जो कार्यक्रम है उसके द्वारा वह नीति निर्धारकों की भावी पीढ़ी को एक ऐसी आयु में एक जीवन बदलने वाला अनुभव प्रदान करता है जिस समय वे इस महत्वपूर्ण कार्य को अपनाएंगे, ग्रहण करेंगे और सीखने के लिए तत्पर रहेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण वो इस कार्य को एक्ट भी करेंगे। The reason the program has been so successful is because it's impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. इस कार्यक्रम के इतना सफल होने का जो रीज़न है वो इसलिए है क्योंकि दक्षिण ध्रुव के निकट कहीं भी जाना और उससे बिना प्रभावित हुए रहना एकदम असंभव है। तो ये लगभग असंभव है कि हम किसी इस साउथ पोल पे जाते हैं और इससे बिना अफेक्ट रहे हम रह ही नहीं सकते। मतलब ये हमें कहीं ना कहीं प्रभावित करता ही है, और इसी की वजह से ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जल्दी से किसी चीज़ को एक्ट करने की इच्छा रखते हैं। इट्स easy to be bless about polar ice caps melting while sitting in the comfort zones or our respective latitude and longitude. ब्लेस का मीनिंग होता है उदास होना। लेटीट्यूड अक्षांश रेखा के लिए यूज़ करते हैं और लॉन्गिट्यूड यूज़ करते हैं, या इसको लॉन्जिट्यूड भी बोल सकते हैं, वो देशांत रेखाएं होती हैं। तो अपने अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर आराम से बैठकर ध्रुवीय जो हिमखंड है उनके पिघलने के बारे में उदासीन होना आसान है, परंतु जब आप प्रत्येक रूप से हिमनदों को घटते हुए और हिम कगारों को ढहते हुए देखते हैं तो आपको लगने लगता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में बढ़ते हुए तापमान का खतरा वास्तविक है। तो ये आसान काम है उदासीन हो जाना अपने पोलर आइस कैप्स को मेल्ट करते हुए, उसके बारे में समझते हुए। जब हम अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं अपने अपने लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में, जब कोई व्यक्ति अपने ही प्लेस पे बैठे रहकर इन मेल्ट होती हुई बर्फ़ को सुनता, उसके बारे में सुनता है या उनके बारे में पढ़ता है, तो ये बड़ा आसान होता है उदासीन हो जाना। परंतु जब बट व्हेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग एंड आइस शेल्स collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real. परंतु जब तुम वास्तविक रूप से या स्पष्ट रूप से ग्लेशियर्स को पिघलते हुए देखते हो या रिट्रीट करते हुए देखते हो, जो आइस शेल्स है उनको ढहते हुए देखते हो, तो तुम ये रियलाइज़ करना शुरू कर देते हो कि जो ग्लोबल वार्मिंग की थ्रेट है वो वास्तविक है। वो ऐसे ही नहीं है कि हम केवल और केवल सोचकर ही इससे निपट सकते हैं या लोगों में केवल और केवल अवेयरनेस बढ़ाकर ही इससे निपटा जा सकता है, उसके लिए एक्ट करना ही पड़ेगा। Antarctica, because of her simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. रिपकशंस का मीनिंग होता है रिएक्शंस। क्योंकि अंटार्कटिका की जो पारिस्थितिकी है वो काफ़ी सरल है और वहाँ जैव विविधता नहीं है या बहुत कम है। बायोडाइवर्सिटी का क्या है, अभाव है, लेक है। इसलिए ये है अध्ययन के लिए एक आदर्श स्थान है कि वातावरण में थोड़े से परिवर्तन की कितनी अधिक प्रतिक्रियाएं होने लगती है। तो जो छोटे छोटे जो स्टेप्स लिए जाते हैं उनका भी कितना असर अपने एनवायरनमेंट में होता है, इस चीज़ को हम आसानी से यहाँ पे समझ सकते हैं। टेक द माइक्रोस्कोपिक phytoplankton, those grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean's food chain। इस चीज़ को ध्यान रखना, आगे क्वेश्चन भी है।
एक माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन का ही उदाहरण लीजिए। फाइटोप्लैंक्टन एक प्रकार की समुद्री घास है। ये वो घास होती है जो समुद्र के पास में उगती है और लगभग जो पूरा सदर्न ओशियन फूड चेन है उसको सस्टेन करती है, उसका पालन पोषण करती है। द रिमेनिंग विल बी स्टडीड in the next volume. Thanks.